बिल्कुल। अगर मैं आपको याद दिलाता हूं रेशो एंड प्रोपोर्शन, मैंने आपको कहा था बहुत ही सिंपल और बहुत ही काम की चीज है अगर चैप्टर वाइज देखा जाए तो। बेसिक है, बस चीज से आमना सामना होगा। इक्वल टू कितना, अगर बाय द वे ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दे रखा है, राइट है, तो हम लोग सबसे पहले जिस टर्म को जानना चाहेंगे उसका नाम है सी एंड डी। उम्मीद है याद होगा। जिसमें मैंने आपको बताया था कंपेटेंडो का मतलब क्या होता है, याद दिला दूं। अगर बाय द वे लिखा है कंपेटेंडो तो इसका मतलब होता है ए बाई बी प्लस वन, और यहां कितना भाई प्लस वन, याद आ गया। अच्छा, अगर बाय द वे कंपेटेंडो ये है तो डिविडेंडो की जिस दिन बात करी जाएगी उस दिन ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होगा ही होगा। अच्छा, इनडायरेक्ट वे में अगर मैंने एक जोड़ा है तो ये भी सबको पता चल गया, ये बन गया ए प्लस बी बाई बी और ये बन गया सी प्लस डी बाई डी। तो कंपेटेंडो जब भी दिया जाता है या सिर्फ कंपेटेंडो यूज किया जाता है तो जो जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है वो न्यूमरेटर में बस ऐड होता है, ये कंपेटेंडो है। और डिविडेंडो में इसको अगर देखा जाए तो हम क्या लिखते हैं, ए माइनस बी डिवाइड बाई बी, और यहां लिखते हैं सी माइनस डी डिवाइड बाई डी। तो डिविडेंडो में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर वाला हिस्सा है, डिनोमिनेटर वाला हिस्सा कौन सा भाई, बी और डी, ये ऊपर जाकर के लेस हो जाता है। लेकिन जब हम सी एंड डी कर रहे होते हैं तो कंपेटेंडो के कारण ऊपर ऐड हो रहा होता है और नीचे सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है, क्योंकि हम इसका इसमें डिवाइड लगा रहे होते हैं। जैसे मैं इसका इसमें डिवाइड लगाऊंगा तो क्या होगा, बी से बी कैंसिल, डी से डी कैंसिल हो जाए, तो फाइनली मेरे पास क्या रह जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो अगर देखा जाए जिस दिन हम लोग सी एंड डी लगाते हैं उस दिन ये बन जाता है ए प्लस बी अपॉन नीचे कितना, ए माइनस बी, और इधर की तरफ कितना हो जाता है, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। अच्छा, मान लीजिए कि मेरे को क्वेश्चन में किसी ने कहा कि मेरे पास में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट है, इज इक्वल टू में 5 दिया है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 दे रखा है। अच्छा, अगर मेरे से किसी ने कहा कि सी एन डी लगाओ आप, तो सी एन डी लगाने का सोचते मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, साइन थीटा प्लस डिनोमिनेटर वाला कॉस थीटा डिवाइड बाय नीचे कितना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू में यहां कितना होना चाहिए, 5 प्लस 1। हाँ, क्योंकि कुछ नहीं लिखा मैंने, 1 लिखा है, और नीचे की तरफ कितना, 5 माइनस 1। इसे कहते हैं सी एन डी अप्लाई करना। जो नीचे लिखा है उसी को जोड़ना और जो नीचे लिखा है उसी को सब्ट्रैक्ट करना, राइट है भाई। अच्छा, अब उल्टी बात सोचनी है। उल्टी बात क्या सोचनी है, और यही सीखना है। ये अगर बाय द वे आप नहीं जानते तो आप अपने आप को गलत जगह रोक रहे हो सी एन डी पे, कि मैं सी एन डी नहीं जानता। अगर आप अपनी लिमिटेशन यहीं तक रोक कर रखोगे तो आप ये कभी नहीं जान पाओगे। जिस दिन आपने इसका उल्टा उड़ना सीखने की कोशिश करी तो ये तो फ्री में आएगा। आपको ये सोचने में आना चाहिए कि जिंदगी में कभी आपका मुकाम अगर ये बन गया, सोचने में आ रहा है आपको, अगर कभी ये मुकाम दे दिया किसी ने तो आपको उल्टा सोचने में आना चाहिए कि इस तरह की तस्वीरें तो तब बनती हैं जब सी एन डी अप्लाई हुआ हो। सोचने में आया तो सोच के जवाब दीजिए कि ये किसके इक्विवेलेंट होगा, e की पावर x अपॉन माइनस एक्स। कहानी पकड़ में आ गई कि नहीं आई? ये कहानी आपको यहां से पकड़ में आनी चाहिए, ठीक है। अब क्या भरोसा ये सही है, क्या भरोसा कि क्या ये सही है। अगर ध्यान हो तो ये बन गया 1 अपॉन ई की पावर एक्स, देख पा रहे हैं आप, ये क्या बन गया, एलसीएम आ गया, ई की पावर कितना हो गया बोलो, 2x प्लस 1, नहीं दिख रहा आपको। एलसीएम लेने के बाद ये बन गया ई की पावर 2x प्लस 1, ये बन गया ई की पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई की पावर x से अपॉन ई की पावर x कट गया, राइट है। कितना रह गया, ई की पावर 2x प्लस 1 अपॉन ई की पावर 2x माइनस 1, और ये कितना बन गया, ई की पावर 2x। कैसे बराबर कर लूं सर, पॉइंट टू बी नोटेड है, कैसे आखिरकार ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो बराबर ही नहीं है। क्लिक करो, सोचो, आखिरकार मैं आपको उलझा चुका हूं, वहां पे ले आया हूं जहां पे अक्सर स्टूडेंट मेरे पास आता है कि ये पॉइंट सर कैसे बराबर हो गया। सीएनडी तो आपने यहां लगाया होगा, इससे आप यहां आए होगे, लेकिन ये दोनों बराबर कहां हैं सर? बिल्कुल, अब सिर्फ एक जगह ही बचती है आपके पास में, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड चेक। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ रहा है कि नहीं आ रहा।
और आपको तुरंत बदल जाएगा कि LHS इक्वल टू RHS आ गया। एक ही जगह बचती है आपके पास में। तो आप प्लीज जब भी करें एक बार जरूर इस वाली चीज को समझ के देखना, आपके लिए बड़ा जबरदस्त वाला पॉइंट है जो सोचने में आएगा। आपको उल्टा रन करना आना चाहिए, याद है ना भाई, है ना, ये जरूर ध्यान रखना। आपका काम है पहली चीज, है ना, उल्टा रन करना आना चाहिए। क्या आप जब भी क्वेश्चन में ये देखें आपके साथ में ये भी दिमाग में एक पॉइंट रहे कि हाँ ये भी बन सकता है। मैं हर बार की बात नहीं कर रहा, कभी कभार आपको ये भी क्लिक करना चाहिए कि ये यहां से भी जा सकता है। अच्छा खैर फिलहाल अपन ने कल के दिन, अच्छा हाँ कल तो अपन ने, एक मिनट, अपन तो रिवाइज कर रहे थे ना कल और क्या क्या किया था, मैं आपको याद दिलाता हूं। ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट हमारी जरूर इस पर बात हो गई थी, मेरे को याद है अच्छे से। A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F होता है। तो मैंने एक बात बोली थी आप लोगों को कि ऊपर ऊपर जो लिखा है और नीचे नीचे जो लिखा है दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन भी इनके इक्वल होता है। क्या वर्ड यूज किया था मैंने? लीनियर कॉम्बिनेशन। याद है कि नहीं? अरे भाई आप बोल नहीं रहे हो यार, याद है? तो अगर देखा जाए तो मैं तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जो मर्जी आए वो बोलिए। जैसे मेरे मन में आ गया कि लीनियर कॉम्बिनेशन A + C - E, और नीचे से क्या होगा B + D - F, और इन दोनों का आपस में बराबर होना पड़ेगा। अब जरा इसकी सार्थकता चेक कर लेते हैं। याद है चेक करने के लिए भी तरीका बताया था, मैंने कहा था इसको थोड़ी सी देर के लिए क्या मान लो, अगर आपने K मान लिया तो A बराबर कितना हो गया BK। A की जगह अगर मैंने BK रख दिया, रख देता हूं BK प्लस, बताओ C/D बराबर K, तो यहां रख देता हूं DK, और माइनस में E की जगह F(K) रख दो क्या, और होल डिवाइड बाई नीचे कितना B + D - F। K कॉमन आ गया, K के कॉमन आते B + D - F, B + D - F से कट गया, क्या बच गया? K बच गया। और K किसके बराबर है? इसके बराबर है। इसका मतलब ये भी आपस में बराबर हो गए। सही है। हालांकि हमने पिछली बार ये चेक नहीं किया था। पिछली बार जहां तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, मैंने शायद आपके सामने ये बात बोली थी कि ये अपने आप में बराबर होता है किसके? A⁴1/n, B⁴1/n, ना A⁴, देखो आपके, ये मैं फिर बोल देता हूं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे करेक्ट करें, क्योंकि मैं तो, याद है ना, बिल्कुल C⁴1/n प्लस E⁴1/n की होल पावर कितना, और नीचे भी बोल दो अपॉन B⁴1/n प्लस D⁴1/n प्लस F⁴1/n की पावर n। राइट है? अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की बातें बोल सकते हैं। हो सकता है किसी किताब में ये, वो बिल्कुल ये भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मैंने आपको कहा था लीनियर कॉम्बिनेशन। अब आप एक नया शब्द सुन रहे हैं। कौन सा नया शब्द सुन रहे हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन। एक सेकेंड, ऐसे ही बात चली है, क्योंकि शब्द उठाए तो आप जरा उसकी गहराई में भी आ जाइए। मैंने कहा B और D का लीनियर कॉम्बिनेशन बताओ। एक आपने बोला B + D, और बोलो B - D, और बोलो B - 2D, और बोलो 2B - D, ये भी एक है। और एक बच्चे ने जवाब दिया बहुत है, एंड ही नहीं है। राइट है? लेकिन मैं अगर एक ही लाइन के अंदर सबको एंड करके दिखा दूं, ये सारी की सारी चीजें जितनी भी हैं ये सब की सब कहीं ना कहीं XB + YD है, जिसमें X और Y का मान आप बदलते जा रहे हो। तो क्या कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या आपको कहानी पकड़ में आ रही है? लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाना, कहानी यहां से समझ में आ रही है? ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब आप X और Y की वैल्यू बदलिए, ये सब आपके सामने आ जाएंगे। फिलहाल इतनी दूर तक भी नहीं जाता, अपन तो क्वेश्चन करते हैं एक दुक्का, छोटे छोटे क्वेश्चंस, ठीक है, ताकि एक बार अपन लॉग में एंटर हो जाएं, क्योंकि पहला काम तो मेरा लॉग है। ठीक है, अभी तक मैं लॉग में एंटर नहीं हुआ, क्योंकि मेरे लिए लॉग करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे से, मतलब 1-2 दिन के अंदर आप लॉग तक पहुंच जाओगे और लॉग का डोमेन और रेंज के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। उस समय भी ये चैप्टर सपोर्ट करेगा। हमारी बात चल रही है A/B C/D पे। अच्छा, और सोचते हैं, क्या आपको ये पता है कि अगर बाय द वे A और B अगर रेशो हैं तो A³ = B³ ट्रिप्लीकेट रेशो है। तो A⁴1/3 और B⁴1/3 सब ट्रिप्लीकेट है, और A² और B² डुप्लीकेट रेशो है, और A⁴½ और B⁴½ सब डुप्लीकेट रेशो है। नाम तो पता रहेंगे, नाम पता कर लें।
ठीक है ना, लिख लीजिएगा इफ ए इज टू बी इज रेशो, यहां से चालू करें अपन बात को, देन दिस इज ट्रिप्लीकेट रेशो, दिस इज सब ट्रिप्लीकेट रेशो, ठीक है, एंड दिस इज डुप्लीकेट रेशो। हालांकि कोई जरूरत नहीं मुझे इस पे बात करने की, लेकिन क्योंकि टेस्ट पेपर में अक्सर इस तरह के वर्ड यूज हो जाते हैं, तो हम लोगों को बस पता होना चाहिए कि अच्छा डुप्लीकेट का मतलब इसका स्क्वायर है। अच्छा, ऐसे मैथमेटिकली बात करता हूं आपसे, ए की पावर एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है? समझ में आया आपको? क्या क्या पूछना चाह, अब तो मेरा फील भी समझ में आ रहा होगा मैं क्या चाह रहा हूं, क्या करूं? अरे होल पावर एक्स स्क्वायर नहीं, कितने लोगों को याद आ गया? याद आ गया? क्या फंडा मारा मैंने, m की पावर n की पावर p इज इक्वल टू कितना, m की पावर np। क्लिक कर गया कि नहीं कर गया? हाँ, ये चीज अक्सर हम मिस कर जाते हैं, ठीक है। कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे लॉग के अंदर, आपकी शीट के अंदर, इधर और उधर, जहां आपको ये चीज क्लिक करनी चाहिए। वो तो मैं बीच के अंदर इसलिए भी, तब तक जब तक कोई कॉपी कर लेता, कोई जल्दी करता, कोई धीरे करता है, कोई जल्दी करके आ रहा होता तो खाली नहीं बैठे बातें करते हैं हम लोग। चलिए साहब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, है ना। छोटे मोटे तो हमारी सारी बातें हो गई थी, एक क्वेश्चन हो जाए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेशो a अपॉन b प्लस सी इजिकल टू में b अपॉन c प्लस a इजिकल टू में c अपॉन a प्लस b, क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन था, मैंने जानबूझ करके रखा था आपके सामने। आपको अभी भी क्लिक नहीं करा, मैंने आपको बताया था एक तीन चीजें एक साथ में है, दिख रहा है आपको? तीन रेशो अपने आप को एक दूसरे के बराबर कह रहे हैं, तो इसका मतलब 100% जो मेरे दिमाग में पहली चीज आनी चाहिए ना, वो इस चीज को देखते ही जो मेरे दिमाग में आनी चाहिए वो ये कि मैं ऊपर वाले सबको जोड़ दूं डायरेक्ट लीनियर कॉम्बिनेशन, और नीचे वाले सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो इट इज 2 टाइम्स क्या ख्याल है, और आंसर विल बी 1/2। तो ईच रेशियो इज इक्वलेंट टू क्या, 1/2। ये सही है? बोल ले रहे हो यार आप लोग? आज आप थोड़ा सा हल्का सा कम खाना खा के आए हो, बराबर है ना? सही। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, है ना भाई, बहुत सिंपल, ठीक है, बिल्कुल। अब चलते हैं अपन, आ जाते हैं क्वेश्चन के अंदर, एंटर कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट फटाफट, बिल्कुल मैं आपको ठीक 7:30 छोड़ दूंगा ताकि आप टाइम से खा लें, ठीक है। तब तक उसके जोश में ही आप बोलिए, ठीक है। ठीक है, हाँ साहब, लॉगरिथम्स, है ना। एंट्री पे जरा एकदम से भिड़ते ही एंटर नहीं, ये होता है, थोड़ा इधर उधर बातें करते हुए चलते हैं, ठीक है साहब। 17वीं शताब्दी के अंत में, माने 17वीं सेंचुरी के अंत में, थोड़ा बस पुराना हिस्ट्री बता दूं इसकी, ठीक है ना। जॉन नेपियर नाम का बंदा था, उसने इसको इजाद किया था, और थोड़ा नालायक किस्म का बंदा था, पहले से आपको थोड़ा बता देता हूं। मैथ से बहुत भागता था उस समय, जितनी मैथमेटिक्स होती थी, ठीक है। और ये वो दिन थे जब लोग है ना चांद से धरती की दूरी, ठीक है ना, इस जगह से उस जगह तक की डिस्टेंस, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में हल्का फुल्का आइडिया लेने लग गए थे, ठीक है। तो क्या हुआ करता था, लंबी लंबी कैलकुलेशंस होती थी, है ना। ये उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन आ चुका था, एंगल ऑफ डिप्रेशन सोचा जा चुका था। तो लोग क्या किया करते थे, यहां से बैठ के इस गांव से वो जो बड़ा से बड़ा पेड़ है वो जो दिख रहा है खाली मैदान के अंदर, उसकी ऊंचाई कितनी होगी, एक रफ आइडिया लिया करते थे डिस्टेंस और को लेकर के, याद होगा एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह, तो थोड़ा बहुत, तो पेड़ की कितनी ऊंचाई होगी आइडिया लिया करते, तो बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन का टाइम चल रहा था वो। और आपको पता ही, मैंने बताया था नालायक बंदा था, कम पढ़ता था, और नालायक बंदा अगर कम पढ़ रहा होता तो माँ बाप डांटते हैं, और माँ बाप अगर डांटते हैं तो आपको पता भी होगा कि बंदा जो होता है ना
कोई छोटे रास्ते ढूंढ रहा होता है। तो इसने क्या किया, छोटे रास्ते ढूंढने के चक्कर में सब पूरी मानव जाति का भला कर गए। इसने एक लॉग टेबल बना डाली, ठीक है ना, जिसकी वजह से सारी कैलकुलेशन आसान हो गई। अभी कैलकुलेशन कैसे आसान हो गई उसमें भी चलते हैं। ऐसे आसान हो गई क्योंकि इसको यह समझ में आ गया कि इसके साथ सबसे ज्यादा झगड़ा तब होता है जब ये प्रोडक्ट कर रहा होता है, मल्टीप्लाई कर रहा होता है या किसी की पावर निकाल रहा होता है। तो इसने लॉग ही इस तरह से इजाद किया कि अगर आपको ध्यान हो तो लॉग के अंदर प्रोडक्ट को किसमें बदल देते हैं, सम में। याद है कि नहीं, प्रोडक्ट को सम में बदल देते हैं। तो ये क्या, जिससे डरता था, प्रोडक्ट से डरता था, तो इसने जानबूझ करके चीजें इस तरह बना डाली कि चीजों में सम आ जाए कैसे भी करके। तो जो चीजें गुणा में आया करती थी वो अब जोड़ने में आ गई। अब बताओ आप कौन सी चीज आसान होती है, प्रोडक्ट के सम। बात समझ में आई। इसीलिए इसका चीज बहुत ज्यादा कैलकुलेटिवली इजी हो गया और इसीलिए हम लोग इसको पढ़ा करते हैं। और दूसरी तरफ से देखो, अगर आप में से किसी को याद हो किसी की पावर 27 निकालना और या फिर 27 को आगे लेकर के प्रोडक्ट में लेकर के निकालना, दोनों में से कौन सी चीज आसान है, आगे लेकर के बात को निकालना। अब आपको समझ में है लॉग की क्या वर्थ है। अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि ये जो भी मैंने बकवास करी ना, ये बकवास नहीं थी, आगे पीछे आपको इस लॉग की इंपॉर्टेंस समझाने का एक नजरिया था, ठीक है ना, टोटली। अब आपको यह समझ में आया जॉन नेपियर ने जो किया हमारे लिए किस तरह से काम का है वो अपन समझ जाएं। तो हमारे क्वेश्चन में जहां जहां भी प्रोडक्ट होने वाला होगा वहां हम लोगों के लिए लॉग की वजह से मैनिपुलेशन होकर के क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। और जहां भी डिवाइड होगा वहां सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और जहां पावर होगी वहां आगे आ जाएगा। तो इनडायरेक्ट वे में आपको चुपचाप मैंने एक बात पूछ ली कि 3 बेसिक प्रॉपर्टीज क्या आपको याद है, हाँ या ना। अब बात करते हैं, वापस आते हैं, सारा खेल कहां से चालू होगा, नंबरों से चालू होगा, ठीक है। नंबर, जैसे अगर बात करूं मैं नंबर की, जैसे 64 की बात करता हूं। अगर मैंने 64 की बात करी तो अच्छे से आप जानते हैं 64 का मतलब होता है 8 का स्क्वायर, जानते हैं ना अपन। अच्छा, ये जो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं ये करा ना, इसमें ये जो डिग्री होती है ना जिसको आपने स्क्वायर कह दिया, ये एक्सपोनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट। और क्योंकि आपने किसी नंबर को एक्सपोनेंट के टर्म में दिखाया, इसलिए ये वाली जो टर्म है ये अपने आप में एक्सपोनेंशियल टर्म कहलाती है, फंक्शन नहीं, एक्सपोनेंशियल टर्म। राइट है, मैं दोबारा से मैं अपनी बात कर दूं, एक्सपोनेंशियल टर्म, सही है ना भाई। अच्छा, इसी चीज को अगर बाय द वे मैं लॉग की नजर से दिखाता तो लॉग में कैसे करते हैं, लॉग में उल्टा सोचते हैं कि 64 8 की कितनी पावर है, 2, तो इक्वल टू आंसर में हो गया 2। और ये जो चीज है ना इस तरह से दिखाना, ये अपने आप में लॉगरिथमिक टर्म है, लॉगरिथमिक, ठीक है, टर्म या फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म या लॉगरिथमिक फॉर्म। कहानी पकड़ में आ गई आपको। तो किसी भी नंबर को हमेशा कितने तरीके से दिखा जा सकता है, 2 तरीके से दिखा सकता है, या तो एक्सपोनेंशियली या फिर लॉगरिथमिकली, कोई मुश्किल काम नहीं। अब मैं आपसे दोबारा से मेरी वाली बात पूछता हूं कि आपको अभी भी याद है मैंने डायलॉग क्या दिया था कि log 64 बेस 8 अगर लिखा है तो आपको मन में क्या सोचना है कि 64 8 की कितनी पावर है, वो आपका आंसर हो गया। क्या आपको ये समझ में आया? अरे बोलो ना, सही है गलत है? अच्छा, अब यह बताओ जरा, अगर आपको मेरी वाली बात समझ में आ गई तो सोच के जवाब देना। 49 बेस में लिखा है √7, तो सोचो 49 √7 की कितनी पावर है, 4, हाँ या ना। इसका मतलब आंसर इज 4। यहां तक की कहानी में कोई मुश्किल, आसान है कहानी। अच्छा, अगर आपको मेरी वाली ये वाली बात समझ में आ रही है तो मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं। अच्छा, अगर ये बाय द वे लॉग है तो ये लॉग का दूसरा साइड है, हाँ या ना। तो लॉग का दूसरा साइड माने लॉग का उल्टा है। यहां हम सोच रहे हैं 8 की इतनी पावर की वैल्यू 64 है और वहां हम सोच रहे हैं 64 8 की कितनी पावर है, माने जस्ट उल्टी बात पूछ रहा हूं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये अगर लॉग है तो ये एंटी लॉग है, हाँ या ना। इसका मतलब एंटी लॉग है। तो कहने का मतलब जिसे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं वो इनडायरेक्ट वे में एंटी लॉग है। तो एंटी लॉग के क्वेश्चन जो सबसे लास्ट में उठते हैं वो पहले उठा लेते हैं। इस चीज को अगर बाय द वे मैं पूछूंगा तो मैं ये लिखूंगा कि 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू में अगर 64 है तो मैं उल्टी बात ये पूछूंगा कि एंटी लॉग ऑफ, सुनना भाई, इसको ऐसे नहीं पढ़ते, ऐसा पढ़ सकते हैं कि एक्सपोनेंट ऑफ, ऐसा पढ़ूंगा ना भाई, एक्सपोनेंट ऑफ 8, ठीक है, इज 2 इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू, यूं लिख लेते हैं, इक्वल्स टू कितना, 64। तो आप में से अगर किसी को ये भी पढ़ने में आ रहा है तो यूं भी कर सकते हैं, एक्सपोनेंट ऑफ 2
बहुत ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं। एक्सपोनेंट ऑफ 2 टू द बेस 8 टू द बेस 8 टू द बेस 8 इज इक्वल टू कितना 64। कहानी समझ में आई? 8 अगर बेस है और एक्सपोनेंट अगर 2 है तो 8 वाले बेस का एक्सपोनेंट 2 कितना देगा 64 देगा। और ये चीज अगर भाई मैं इसको इस लैंग्वेज में लिखता हूं कि एंटी लॉग ऑफ 2 टू द बेस 8 तो आप में से किसका आंसर क्या होगा? एंटी लॉग और एक्सपोनेंट एक ही बात है, तो दैट इज अगेन कितना 64। अब आप में से कितने लोग मेरे को बता सकते हैं कि मैंने चुपचाप जो बात कही वहीं से क्वेश्चन एंटी लॉग का खत्म कर देते हैं, एंटी लॉग बाद में पढ़ाने की जरूरत ही नहीं रहेगी, बात ही खत्म हो जाएगी। आप में से कई लोग समझ जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में पूछ लिया कि एंटी लॉग ऑफ कितना 3/4 कितना एंटी लॉग ऑफ 3/4 टू द बेस 16 सोच के जवाब दीजिएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया? बेस में कौन है 16, तो 16 की पावर कितना दे दिया 3/4 आया ना। इसका मतलब 2 की पावर 4 की पावर 3/4, इसका मतलब कैंसिल आउट होकर 2 की पावर 3 इज इक्वल टू। क्या आपको कहानी पकड़ में आ गई? एंटी लॉग पढ़ाने की जरूरत है? अब आपको ये पकड़ में आ गया एंटी लॉग क्या चीज है? एज सिंपल एज दैट, है ना। अच्छा अब एक मिनट है ना, जो लोग पढ़े हुए हैं लॉग मुझसे, ठीक है, उनसे, क्योंकि मैं आगे इसी लैंग्वेज में हो सकता है कभी कभार बातें करने लग जाऊं तो उस समय कोई सदमे में नहीं आ जाए, उस चीज को मिला देता हूं, ठीक है। अगर बाय द वे किसी को लॉग अगर अभी तक सॉल्व करना नहीं आता है तो मैंने इसके लिए एक छोटी सी कहानी बनाई थी, ठीक है, वो आपके सामने दोबारा से बोल देता हूं। अगर मान लीजिए log x बेस 2 इज इक्वल टू, सपोज कीजिए किसी ने दे रखा है मेरे को log x बेस 2 की जगह 16 कर देता हूं, ठीक है, 16 इज इक्वल टू में 2 दे रखा है किसी ने सपोज, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या किया करते थे, एक छोटी सी कहानी थी कि log का मतलब होता है डंडा, लकड़ी होती है ना पेड़ का तना, उसको log बोला करते हैं। और पेड़ का तना जब सूख जाता है तो डंडा बन जाता है, और डंडा बूढ़े के काम आता है चलने के, बूढ़ा आदमी चलता है तो है ना डंडा लेके चलता है ना, तो डंडा बूढ़े के काम आ रहा है। इसका मतलब x के आगे अगर log है तो इसका मतलब x बूढ़ा है, उसके आगे डंडा रखा हुआ है, और जो चरणों में बैठा है वो कौन है? नौकर है, चरणों में नौकर बैठते हैं, इसका मतलब 16 कौन है? नौकर है। इसका मतलब 16 जो नौकर है वो किसी बूढ़े आदमी का नौकर है, और बूढ़े आदमी का नौकर होना माने आफत, तमाम तरह की बकवास सुनना, ये देख ये कर दिया, वो पीछे का गेट खुला छोड़ है, चाय का कप अभी तक यहाँ पे पड़ा है ना, तरह तरह की व्याधियां, हर तरह की बात पे सुनाना। तो नौकर की जान आपको पता ही ना खतरे में, हमेशा उसको लगा रहता है यार अब ये फिर सुनाएगा, तो उम्मीद में रहता है किसी दिन तो ये डंडा गिरेगा, है ना। जिस दिन ये डंडा गिर जाएगा मैं जाऊंगा, भाग जाऊंगा यहां से। अब नौकर भाग के करेगा क्या? फिल्म तो चल नहीं रही कि नौकर उधर सेठ बन गया, नौकर करेगा क्या? नौकरी करेगा, है ना। तो एक दिन वो सुनहरा दिन आता है जिस दिन ये डंडा गिरता है, ये दौड़ के जाता है और सामने सेठ खाली बैठा है, इसके चरणों में जगह मांग लेता है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 टू द पावर 2, एज इजी एज दैट। क्या ये वाली बात सर उधर दिखा सकते हो आप? किधर? इधर दिखा सकते हो? सोचते हैं डंडा गिरा 8 इसके चरणों में, 8 की पावर 2 इज इक्वल टू 64। नहीं आया? क्लिक कर गया कि नहीं कर गया? एज इजी एज दैट, राइट है क्या सर? ये वाला फंडा हर जगह काम करेगा? अरे दुनिया में तमाम जगहों पे काम करेगा, ठीक है। उल्टा यहीं से बात निकली है तो दूर तक रख करके वापस आ जाता हूं, है ना, क्योंकि कहानी होगी, आप हर बार सोचना ये इसका, अब ये डंडा गिर गया भाई, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने बस ऐसे ही चिल बकवास है, किसी ने दे दिया x टू द पावर 16 इज इक्वल टू 0, राइट है, शॉर्ट पढ़ा x इज इक्वल टू 16 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, राइट है भाई। अब जरा थोड़ा और चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए log में x बेस, बस ध्यान से सुनना भाई, सपोज कीजिए यहां पे होता 4 और ये ग्रेटर देन 0 होता सर, फिर क्या करते सर आप? मैंने कहा अगर ऐसा होता तो भी ये गिरता और x ये रह जाता ग्रेटर देन 4 टू द पावर 0 हो जाता, राइट है भाई, तो x ग्रेटर देन 1 हो जाता। बहुत बकवासी बात थी, राइट है। अच्छा अब जरा इस बकवासी बात को जरा दूसरे चरण पे लेके चलता हूं। आप में से कितने लोगों को log का ग्राफ आता है? याद है? थोड़ा बहुत याद है, ठीक है, बाकी आना तो पूरा चाहिए था। log का एक्चुअल ग्राफ होता है ऐसा, ये log का ग्राफ होता है, ठीक है। log का ग्राफ याद रखना बेहद आसान है, ठीक है। मैंने क्या बताया था? log माने तना, सूखने के बाद डंडा, किसको जरूरत होती है? बूढ़े को। देखिए साहब, बूढ़ा बूढ़ा ग्राफ है, याद आ गया? 100% कर्म भी बूढ़ों वाले दिखाता हूं,
बूढ़ा माने बहुत धीरे चलने वाला। देखो साहब, आप में से किसी को ध्यान हो, log 10 बेस 10 1, राइट है भाई। log 100 बेस 10 आप 90 बढ़ा चुके हो, अगले ने सिर्फ 1 पॉइंट गिना है अब तक 2, राइट है। एक और बढ़ा लो, अब आप 990 बढ़ा चुके हो, अगला 3 पे पहुंचा है ना। मान लो आपको ये भी पसंद नहीं आ रहा, आपने 2 दर्जन जीरो दे दिया भाई को, कितना देगा? सिर्फ 24। कहानी पकड़ में आई कि नहीं आई? दिस स्लो, अगर देखा तो इतना स्लो है ये। इसी कारण आने वाले टाइम में आप में से कई लोग ये बात मानने लग जाएंगे जो मैं बोल रहा हूं। अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो अंदर से आवाज आएगी शॉर्ट है, ठीक है। देखना जरा क्या बोला मैंने। अगर मान लीजिए कहीं पे पता चल जाए x की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो आप में से किसी को यह समझ में आ जाना चाहिए कि लिखने वाले ने अगर log x बेस 10 लिख दिया और नीचे सिंपल x भी लिख दिया, राइट है, तो आपको यह पता हो जाना चाहिए कि अगर क्वेश्चन वाले ने ऐसा लिख डाला है तो आपको पता होना चाहिए x जब इनफाइनाइट देगा माने 10 की पावर पता नहीं कितनी देगा, तो भी ये गिन चुन के वापिस आंसर देगा। सोचो 2 दर्जन जीरो पे 24 दे रहा है ये। अगर मैं इसके ऊपर 24,000 जीरो लगा दूंगा ना, तब भी ये मात्र 24,000 उत्तर देगा। इसका मतलब इनफाइनाइट पर इट इज वेरी लो इन कंपैरिजन टू x। सही बात है कि नहीं? तो ऊपर वाला इज वेरी 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 लेस देन x, और वेरी वेरी लेस देन का जिस दिन डिवाइड जाएगा इट इज वेरी वेरी लेस देन 1, और 1 से छोटा होते होते कहां तक गिरेगा? ये 0 आ जाएगा। तो आंसर लिमिटिंगली 0 हो गया। क्या आपको समझ में आया? नहीं आया? कहानी पकड़ में आई कि नहीं? इसका मतलब आपको यहां से लॉग की प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी क्लिक करनी चाहिए जो आपको यहां से समझ में आती है कि लॉग की अच्छा ये हालत है, इतना स्लो चलता है कि आपको ये चीज पहली चीज है जो आपको पकड़ में आनी चाहिए, लॉग का ग्राफ बूढ़ा ग्राफ, राइट है। याद करने का पहला तरीका, ठीक है। अब काम की बात में दूसरी बात सुनना। अब जरा ये भी याद रखिएगा, मैंने कहा अभी एक साथ में कॉपी कर लेना, ये और ये एक दूसरे के उल्टे हैं, सही है। इसकी फोटो समथिंग की डिग्री है। अगर वो अपने आप में, ये अगर अपने आप में y इज इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ है, राइट है, तो y इज इक्वल टू में लॉग एक्स जो होता है इसके बेस में हम लोग e कहते हैं। e कौन है? नेपियर कांस्टेंट, वैल्यू पिछली बार आपको बताई थी, फंक्शन के दौरान भी बताई थी, 2.718, याद है कि नहीं? e की वैल्यू 2.718 है, राइट है। अगर ये log ऑफ x बेस e है, तो जो दूसरे सामने से बिल्कुल इसकी मिरर इमेज बनती है और उसका नाम होता है e की पावर x। ये अगर y इज इक्वल टू में log ऑफ x बेस e है, तो दिस इज मियरली y इज इक्वल टू e टू द पावर x है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये डिग्री में लेके बैठा है, ये उसी डिग्री को log में लेके बैठा है, ठीक है। x और y आपस में बदल गए हैं, अभी आपको नहीं पता, आने वाले टाइम में आपके जो भी संबंधित टीचर है उसको समझा देंगे। फिलहाल मेरे काम की बात क्या है, मैं दोबारा आपसे ये पूछ लेता हूं, ठीक है। मेरी बात जो है मैं आपको दोबारा से याद दिला दूं, कितने लोगों को लॉग का ग्राफ आ गया? ध्यान से देखा था आपने? वापिस देखा? एक बार दोबारा दिखा देता हूं, ठीक है। हाँ भाई, कहां से स्टार्ट करूं? टच करूं या नहीं करूं? टच नहीं करूंगा, राइट है। यहां से यूं चला जाऊं। क्या आपको पता है ये वाले पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी होती है? बोलो 0। ये किसका ग्राफ है? बोलो y इज इक्वल टू लॉग x बेस e का, राइट है। इस जगह पर y की वैल्यू 0 है, इस जगह पर क्या कहते हो? इसका मतलब log ऑफ x बेस e इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू बोलो 1, तो ये वाला x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू 0 हो गई, तो दिस पॉइंट इज 1,0। क्लिक। एक बात नंबर 2, अभी मेरी बात आधी है, ये कब बना? ध्यान से सुनना, ये भी लॉग का पूरा ग्राफ नहीं है। लॉग का पूरा ग्राफ 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ये वो ग्राफ है जिसमें बेस e है, e माने 1 से बड़ा बेस है। अगर बेस अगर 1 से छोटा होगा, ठीक है, तो ये टंगा हुआ ग्राफ होगा। बात समझ में आई? उल्टा होगा, जस्ट उल्टा। और ये वाला पॉइंट वापस वही 1,0 होगा। ये कब होगा? जब y इज इक्वल टू में log ऑफ x बेस क्या है? a है, और a की वैल्यू अपने आप में 1 और 0 के बीच में, ठीक है। अब मेरे साथ में मेरे को एक चीज समझाना बहुत ध्यान से। मैं किसी और पॉइंट पे फाइट मार रहा हूं, आपको ग्राफों का दिख रहा होगा। मैं ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूं, अभी आपको समझ में आए भाई। मैं मुद्दे की बात वापस कर दूं। मैं आपको वापस कह रहा था, मैं लॉग के ग्राफ के ऊपर नहीं आ रहा हूं, आपको समझ में नहीं आएगा। अभी मैं धीरे धीरे आपको बता पाऊंगा मैं किधर हूं एग्जैक्टली।
लेफ्ट से राइट आते समय मेरा चौक ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की ओर, माने राइजिंग या फॉलिंग? अगर राइजिंग है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर राइजिंग है तो इंक्रीजिंग। अब बताना, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट की ओर आता जा रहा हूं धीरे धीरे, उधर से इधर आ रहा हूं, दिख रहा है आपको? चौक किधर जा रहा है? नीचे की ओर। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन। क्यों डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग पे ले आया, क्यों लॉग का ग्राफ बनाया, अब बताता हूं, मेरे पत्ते अब खोलता हूं। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तब जब बेस ए जो है ना वो 1 से 0 के बीच में है। अगर बाय द वे आप इसे देख रहे हैं तो यहां बेस 4 है, 4 अपने आप में 0 से 1 में आता है या 1 से बड़े में आता है? जल्दी से बोलो, 1 से बड़े में आता है। 1 से बड़े में आता है माने इसका ग्राफ ऐसा वाला होगा या ऐसा वाला होगा? ऐसा वाला होगा। अगर यही कल को लॉग में x बेस 0.4 होता और ये कल को ग्रेटर देन 0 होता, अब बेस किस में आता? इसमें या इसमें? क्यों इसमें? क्यों? क्योंकि जो बेस है वो 1 से छोटा है। इसका मतलब इसका ग्राफ गिरता हुआ होगा, डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा? डिक्रीजिंग। अगर डिक्रीजिंग फंक्शन को डंडा पड़ेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन को डंडा पड़ेगा तो ये जिस दिन 0.4 की पावर 0 उधर जा रहा होगा, राइट है, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी घुमा देगा। बात पकड़ में आ गई? कितने लोगों को समझ में आ गया कि कहानी इनइक्वालिटी की चल रही थी, जो आपके फंक्शन की पहली जरूरत है? क्योंकि आपको आगे जाकर के इससे बहुत सर भिड़ाना है, तो आपको अभी से सारी चीजें पता होनी चाहिए। मैंने आपको कहा था लॉग पढ़ा है इसलिए जाता है, ठीक है, ताकि आपका बेसिक के जितने लॉग के क्वेश्चन हो सारे रिमूव मैं यहां कर दूं, है ना, बाकी बच्चों के क्वेश्चन उधर हो जाए, लेकिन लॉग की आधी जरूरतें पूरी कर रहा हूं मैं। कहानी पकड़ में आ गई? फिलहाल अब एक कांटा छठी कर लें, क्वेश्चन कॉपी ये सब हटा रहा हूं, है ना। ये तो मैंने आपको तरीका सिखाया था कि लॉग को कैसे रिमूव करते हैं, नंबर 1, ठीक है। दूसरा ग्राफ ऑफ लॉग, तब तक आप कॉपी करोगे, मैं इसको सही कर रहा हूं, ठीक है। हाँ भाई, आपका काम है, मैंने वापिस लिखता हूं, ग्राफ ऑफ लॉग्स x बेस a, log x बेस a, ठीक है, when a is greater than 1, when a is in between 1 and 0। आपका काम है बनाना, है ना। चाहो तो किसी पेज के कॉर्नर पे बना लेना फटाफट, लेकिन वेरी गुड। नहीं किया, कितने लोगों ने लिख लिया, बना लिया? बता दें ये कैसा? यहां से यहां, और ये किधर से स्टार्ट करूं? इधर से, इधर से टच कराऊं या नहीं? यो ये पॉइंट बोलो, हाँ वो हल्का फुल्का हाथ का कमाल, 1,0, ये पॉइंट बोलो, हाँ 1,0। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। ये डिक्रीजिंग फंक्शन के रिमूवल पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, और इंक्रीजिंग पे चेंज नहीं होता। साइन ऑफ इनइक्वालिटी कब कब चेंज होता है पहले बताओ? माइनस हटा रहे होते हो तब, हाँ या ना? देखो सुनो, मैं वापस बोल रहा हूं, माइनस हटा रहे होते हो तब, हाँ या ना? पलट रहे होते हो तब, पलटोगे ना, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। तीसरा डिक्रीजिंग फंक्शन के साथ, 3 जगह डिक्रीजिंग फंक्शन के साथ, है ना भाई, डिक्रीजिंग बोला मैंने, है ना। तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं हमेशा, है ना, क्योंकि अगर आपने करेक्ट नहीं किया तो समझ लेना मतलब मैं आपकी परीक्षा ले रहा था और, है ना, आप मुझे पहचान नहीं पाए, ठीक है। हाँ करेक्ट कर देना आप लोग, है ना। अगले पॉइंट के ऊपर बात करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करूं। अच्छा, ये हुआ ग्राफ ऑफ लॉग ऑफ x बेस a, छोटी बड़ी कहानी है ना। अब आता हूं बेसिक बात पे, y इज इक्वल टू में लॉग ऑफ x बेस a में पहली चीज जो सबको ध्यान है, जिन्होंने लॉग पढ़ा है, हाँ भाई, जिन्होंने भी लॉग पढ़ा है उनको ये ध्यान होना चाहिए, इसमें a जो है, याद है, बेस a, ये हमेशा एक तो पॉजिटिव होगा और कभी भी 1 नहीं होगा, और ऊपर वाला जो x है वो भी हमेशा पॉजिटिव होगा। कहानी पकड़ में आ गई? चलिए, अगर कहानी पकड़ में आई तो मुझे पहली चीज बताइए, किसी ने कहा y इज इक्वल टू में लॉग, बहुत ही सिंपल सी बात रखी है अगर आपके सामने, ठीक है। किसी ने मुझे कहा कि लॉग ऑफ, है ना, x² - 4/x,
एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स टू द बेस 8 इज डिफाइंड व्हेन, ये अपने आप में कब डिफाइंड होगा? बेस तो डिफाइंड है या नहीं है? बेस 8 अपने आप में पॉजिटिव है और गलती से भी किसी को 1 तो नहीं दिखता। तो अगर देखा जाए सिर्फ ऊपर वाला केस इज डाउटफुल, हम लोग फोर्स करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स, भैया आपको ग्रेटर देन 0 होना है क्योंकि लॉग को डिफाइन होने का मांगता है। और अगर ये वाली बात सही है तो इसको उधर ले जाऊं, ले गया। अगर मैं उधर ले गया तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 अपॉन एक्स हो गया। इसको थोड़ा एक्सचेंज भी कर लेता हूं ताकि आप चीजों को आसान में देख लें, कई लोगों को बहुत आसान लगेगा। अब आप में से कई लोग खटक से सोच भी